चलो चैप्टर है आर इन्वायरमेंट। ठीक है, आर इन्वायरमेंट मतलब कि हमारा इन्वायरमेंट। अब हम अपने इन्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। या अगर इन्वायरमेंट देखें तो इन्वायरमेंट को बचाना क्यों है, हमने ये भी देखना पड़ेगा अपने को। बेशक अब इन्वायरमेंट जो हमारा है उसके अंदर क्या क्या गंदगी है उसको साफ भी करनी है। सारी गंदगी देखो हम नहीं साफ कर सकते, ठीक है, क्योंकि गंदगी दो टाइप की होती है। एक होती है बायोडिग्रेडेबल और एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जिसको हम थोड़ा समय में किसी की हेल्प से थोड़ा सा मिनिमम कह सकते हैं, मिनिमम वेस्टेज के साथ या मिनिमम उसके साथ क्या बोल सकते हैं, पोल्यूशन के साथ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और कई ऐसे वेस्टेज होते हैं जिसको हम कुछ भी कर ले वो वेस्ट कन्वर्ट नहीं होने वाला, ठीक है, वो पोल्यूशन रहेगा और रहेगा और रहेगा। आपने सुना होगा पॉलीथीन बैन हो गई है, ठीक है, जो लोअर ग्रेड की जो पॉलीथीन होती है वही बैन हुई है, सारी पॉलीथीन बैन नहीं हुई, ठीक है। तो अभी हम पॉलीथीन की बात क्यों कर रहे हैं, मैं पॉलीथीन बैन पे क्यों आ गया, क्योंकि जो पॉलीथीन रहती है ना बेटा, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि डिग्रेड नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता, मतलब अपने आप को डिग्रेड नहीं करता, मतलब खत्म नहीं करता, ठीक है। और ये बात समझ। और कहीं सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो अपने आप को फटाफट से खत्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमने देखा है गटर होता है, जब भी खुलता है तो बहुत बदबू आती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो गटर का अगर ढक्कन बंद रहे तो ज्यादा बेटर रहता है, समझ रहे हो ना। हाँ, वरना बदबू आएगी ना बेटा, और उसके अंदर से जो कार्बन फ्लेम्स निकलेंगे या कार्बन सब्सटेंस निकलेगा वो हमारे एसी को भी खराब करेगा, समटाइम हमारे फोन को भी खराब करता है। Oh my God, सर एसी को फेंक तो हर कबाड़ को थोड़ा ना फेंक सकते हैं बेटा, हम कितने कबाड़ को हम संभाल के रखते हैं और कितनी बार रखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते कौन से हैं, फेंकना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है कबाड़। अच्छा, मान लो कि कॉटन के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं, ठीक है, और पेपर है, वूल है, केक खाने वाला केक है, ठीक है, फ्लावर है, लीव्स हैं, वीट है, वीट समझते हो, गेहूं, हे है, हे समझते हो, जो उसमें से वो बच जाता है ना, जो हरियाणा वाले जलाते हैं ठंड में। वीट का जो वो होता है प्लांट होता है वो जब सूख जाता है, हे, हाँ, तो जूट होता है, ग्रास होता है, फ्रूट होता है, वेजिटेबल पील्स होती हैं, लीव्स होती हैं, ये सब हैं बायोडिग्रेडेबल। आपने कभी बचपन में देखा था, हम किसी भंडारे में गए हो तो उन्होंने पत्तों की प्लेट दी हो, पत्तल, उसे हम एग्जैक्टली पत्तल कहा करते थे क्योंकि वो पत्ते से बनती थी, लेकिन आजकल वो नहीं दिखती। एक साल रुक जा, वापस वही दिखेगी। देखना उसका फायदा क्या है, लीव्स विल्ट होती ही होती हैं और विल्ट होने के बाद वो सूखेंगी, नहीं सूखेंगी तो हम सुखा लेंगे, अपनी इंडस्ट्री खोल लेंगे, और जैसे ही वो सूखेगी उसको हम लोग एक मशीन में डालेंगे जिससे वो पत्तल का शेप ले लेगा, उसको कट करेगा और हम लोग तुम्हें दे देंगे खाने के लिए। दैट इज ओनली फॉर वन यूज, ठीक है, सिंगल यूज रहती है ना वो। आप उसके अंदर खाना खाओगे और उसको फेंक दोगे साइड में, और हम लोग क्या करेंगे, जो साइड में तुमने फेंका है उसको धो के वापस थोड़ा दे सकते हैं, क्या करेंगे, खड्डा खोदेंगे, उसमें डालेंगे, और जब 3 महीने बाद उसको, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको खोद के निकालेंगे वापस, ठीक है, वापस डिगिंग करना शुरू करेंगे, फिर उसको खोदेंगे तो उसमें से मैन्योर निकलेगी। फायदे वाली बात है या नहीं है। इसी समय आप लोग थर्माकोल यूज कर रहे हो, प्लास्टिक प्लेट्स यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब अच्छी नहीं है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए अच्छी क्यों नहीं है, अगर मान लो मैंने उसको एक डिग में डाल के रख दिया तो मुझे पता नहीं कितने मिलियन और बिलियन साल लग जाएंगे उसको डिग्रेड करने में, तब तक वो जमीन के नीचे रहेगी, तो उससे सॉइल जो है हमारी हार्म हो जाएगी, सॉइल इरोजन होने का काम हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाएगा। प्लांट्स की लीव से ये नहीं होता? नहीं, अरे प्लांट की लीव तो बेस्ट मैन्योर मानी जाती है। कोई और मैन्योर बनाने के लिए आपको 3 से 6 महीने का समय लगता है, समटाइम 8 मंथ्स, लेकिन अगर लीफ की मैन्योर बनानी है ना, लीफ की मैन्योर बनानी है, देन इट वुड टेक मिनिमम टू मिनिमम 1 to 2 आवर्स। हाँ, 2 साल लग जाएंगे उसकी मैन्योर बनाने में, लेकिन जो वो मैन्योर बन के आएगी बेस्ट क्वालिटी मैन्योर हो। प्लास्टिक की मैन्योर बनती है, सॉरी प्लास्टिक नहीं, लीव्स की ना बच्चा, वो बेस्ट क्वालिटी रहती है। और हम लोगों को यहाँ पे कहीं पे भी चली जाए तेरे को लीफ की मैन्योर नहीं मिलेगी,
कोई बनाता ही नहीं। इतने साल कौन रुकेगा, अपना बिजनेस कौन खराब करवाएगा, और फिर बनेगी तो बहुत महंगी बनेगी, उसको यूज कौन करेगा। लेकिन हमारी एक ऐसी जगह है जहां पे लीफ की मैन्योर बनती है और यूज भी की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉरेस्ट में पेड़ की पत्तियां गिरी, विल्ट हुई लीव्स, जैसे ही विल्ट हुई नीचे गिर गई, नीचे रह गई। अरे भैया नीचे रह गई अगर, उसको कोई उठाने आएगा, झाड़ू बांधने आएगा? नहीं बांधने आएगा। नीचे क्या है, मिट्टी है। 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल वो वहीं के वहीं रहेगी। क्या हो जाएगी, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैन्योर में कन्वर्ट होगी, बारिश होगी, सारी की सारी फर्टिलिटी कहाँ चली जाएगी, सॉइल में। फायदा हो गया। इसीलिए कभी भी हम लोग जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर कभी भी सुना है कि हम पानी डालने जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे मैन्योर डालने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट के अंदर से इतनी इतनी बड़ी बड़ी वुडी क्या निकलते हैं, ट्रीज निकलते हैं, इसको हम लोग फर्नीचर्स में यूज करते हैं, बहुत हाई क्वालिटी वुड्स, लेकिन हम लोग तो उसके अंदर कुछ करते ही नहीं, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड इकोसिस्टम है, उसमें हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। और हम अगर इंटरफेरेंस करेंगे तो वो सारा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ आया। जैसे कि सबसे पहले हम साबुन यूज किया करते थे, सोप। ठीक है, जो सोप का वेस्ट निकलता है, नाले में जाता है, गटर में जाता है, जो सोप का वेस्ट, ठीक है, तो जो नाले वाला पानी है ना, उसको हार्म नहीं करता उतना, बिकॉज जो सोप का वेस्ट रहता है, ठीक है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। सोप का वेस्ट कैसा रहता है? लेकिन अभी कुछ समय से हमारे पास सर्फ आ चुके हैं, जिसे हम डिटर्जेंट्स कहते हैं, सुना है? तो डिटर्जेंट्स का जो वेस्ट रहता है ना, अगर वो नाले में जाएगा तो नाले के पानी को बहुत हार्म करेगा, बिकॉज दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो डिग्रेड नहीं करता अपनी सब्सटेंस। इज इट क्लियर? ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं which are non biodegradable and some substances are biodegradable as well, right? तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल बता दिए हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के। अच्छा जी, अगर मैं आपको बोलूं कि प्लास्टिक जो है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक फाइबर, अभी इसका इसने जो कपड़े पहने हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, बाकी सब हम लोग कॉटन पहन के आए हैं, ठीक है, मिक्स। ये भी बात इसके ठीक है कि 80% कॉटन है, 100% कॉटन है, 90% कॉटन, दैट्स आल्सो मिक्स, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, बट दैट इज नॉट मिक्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80% सिंथेटिक। तो सिंथेटिक कपड़े जो रहते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, whereas if we are talking about the cotton one, then cotton are biodegradable and the wool biodegradable, this bag non biodegradable, सिंथेटिक से बना ना बेटा, आई बात समझ? अच्छा, तो अब डेफिनेशन क्या होती है सर? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऊपर वाला नीचे वाला बायोडिग्रेडेबल है, ये नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये भी नहीं है, रेयॉन है, ठीक है। आगे कहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं? कह रहा वो वेस्ट मटेरियल जो कि ब्रोकन डाउन नहीं होता, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में, वो मटेरियल जो ब्रोकन डाउन नहीं होता सिंपलर सब्सटेंस में, वो हार्मफुल सब्सटेंस अपने अंदर से या पॉइजनस सब्सटेंस अपने अंदर से निकालता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या वेस्टेज, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर में वेस्टेज के बारे में क्यों बात करूं? अपने इन्वायरमेंट को हम लोगों को वेस्ट मटेरियल से बचाने की जरूरत है, ठीक है ना, और कुछ ऐसे अनहेल्दी जो हमारी लाइफस्टाइल्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती है, हमें उससे अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, एंड नथिंग एल्स। आगे चले, सेकंड थिंग जो आती है हम लोगों को, तो आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है कि प्लास्टिक बैग यूज ना करो, जूट बैग यूज करो, पेपर बैग यूज करो, या कॉटन बैग्स यूज करो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है दैट इज योर इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ऐसा एक ऐसा मतलब कह सकते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सिस्टम है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जिंदा रहते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स में चेंज करते हैं। बायोटिक सब्सटेंसेस, नॉन बायोटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। बायोटिक वो होते हैं जो जिंदा होते हैं, जो लिविंग होते हैं, नॉन बायोटिक जो मरे हुए होते हैं, जो जिंदा नहीं होते। पूछना बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर का बिल्कुल भी नहीं है, क्लास के बाद समझा दूंगा। थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा तो बता। मुझे नहीं आता, अरे बता दूंगा भाई, फिर तुम्हें 1 घंटे में खत्म भी करना, ठीक है। आजकल बायोटेक ही तो चल रहा है सब कुछ। कहता है एन इकोसिस्टम इज सेल्फ
combined unit of living things and non-living things। ठीक है, क्या है, कह रहा है एंड इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम क्या है, सेल्फ कॉम्बाइंड यूनिट है, एक ऐसी जगह है, एक यूनिट है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसकी वजह से रह पा रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से रह पा रहे हैं। चलो, अगर हम लोगों को जिंदा रहना है इस धरती पे, अर्थ पे जिंदा रहने के लिए हम लोगों को बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम सॉइल, सॉइल नहीं होगी हम जिंदा रह पाएंगे। अनदर वन वाटर, विदाउट वाटर जिंदा रह सकेंगे। एयर, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे हम लोग एबायोटिक सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये। लेकिन अगर ये ना हो तो लिविंग थिंग्स रहेंगी नहीं रह सकती। ठीक है, देखो जी, इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है सिंथेटिक, क्या कहते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, आर्टिफिशियल भी हम लोग जिसको कह सकते हैं। देखो, जो सेल्फ मेड होगा, जो खुद ब खुद इकोसिस्टम बनता है, जैसे फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल है, हमने थोड़ा बनाया, हमने पेड़ थोड़ा लगाए वहां जाके। एक पेड़ था, एक पेड़ से बीज गिरे, दूसरा बना, दूसरे से सीड गिरे, तीसरा बना, तीसरे से सीड गिरे, चौथा बना। हमने कुछ नहीं किया उसके अंदर। पानी डालने जाती है क्या रोज वहां पे? नहीं। खाद डाली क्या तूने कभी? नहीं डाली, वो खुद बन गया। भाई बात समझ। लेकिन हमने एक काम उसमें जरूर किया, जब वो बन गया था हम वहां काटने जरूर पहुंच गए उसको। ठीक है, लेकिन आज की डेट में आपको पता होगा कोई फॉरेस्ट नहीं बचा। गवर्नमेंट ने सारे फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा किया और उसको बोल दिया आज से ये फॉरेस्ट नहीं है, ये सेंचुरी है। यहाँ बर्ड्स ज्यादा आती हैं तो ये बर्ड सेंचुरी कर दी, यहाँ स्नेक ज्यादा आते हैं स्नेक सेंचुरी कर दी, यहाँ पे लायन ज्यादा आते हैं, टाइगर ज्यादा आते हैं तो टाइगर लायन सेंचुरी कर दी, नाम बना दिया। ठीक है क्या वो अल्टीमेटली फॉरेस्ट। लेकिन सेंचुरीज बनाने से क्या हुआ, फायदा और नुकसान क्या हुआ, कि हमने ना उसकी एक बाउंड्री बना दी कि अगर तुझे अंदर जाना है तो तेरे को परमिशन लेके अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे कोई नहीं मुंह उठाएगा अंदर गुजरेगा। ठीक है, और अंदर कोई अगर मर गया बर्ड सेंचुरी और तूने कोई बर्ड मार दी वहां पे, ठीक है, और पता लग गया उनको, तू भी गया। ठीक है, लायन सेंचुरी है, लायन सेंचुरी के अंदर एक भी लायन अगर गायब हो गया वहां पे, तुम गए हो। अरे बात समझ। तो अभी हम लोगों ने जो सेंचुरीज है, इकोसिस्टम जो है, ठीक है, नाम दे दिया सेंचुरीज, सेंचुरीज जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट की एक तरफ से डिसएडवांटेज क्या है, अगर मान ली उसकी बाउंड्रीज ना होती तो शेर बाहर आ जाता था, काट पीट के अंदर चला जाता था हमें मार मूर के। ठीक है, डिसएडवांटेज थे ना पहले। यार जंगल के पास लोग रहते थे, वहां शेर मारता था, अंदर चला जाता था, और अगर तुमने शेर को मार दिया तो तुम्हें जेल होगी। तो खतरनाक चीज है, समझ रहे हो? तुमने शेर मार दिया जेल हो जाएगी। शेर तुम्हें मार के चला गया, उसको कुछ नहीं होगा, उसे करना भी नहीं है कुछ, वो मार सकता तुम्हें। तो आज की डेट में क्या वो बाउंड्रीज बनी, बड़ी बड़ी वॉल्स बनी, जिसकी वजह से अब शेर, लायन, टाइगर, लेपर्ड बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, और तो कहीं ऐसी फॉरेस्ट है जहाँ पे हम रहने जाते हैं, ठीक है, वहाँ आते हैं, हमारे साथ साथ निकलते हैं, हम लोग जंगल सवारी में जाते हैं, देखने भी जाते हैं। अब इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम खाली एक ही नहीं होता कि जिसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की मेहनत करनी पड़ती है अगर हम खुद बना रहे हैं तो। ठीक है, और अगर खुद बन रहा है तो उसके अंदर वो सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वहाँ पे पानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा, मान लीजिए चाहे शेर है, चाहे लायन है, चाहे बर्ड है, कुछ भी है, पानी जरूरी है सबको, सबको चाहिए, तो पानी की जरूरत होनी है। मान लो वहाँ पे हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स होने जरूरी हैं, मतलब प्लांट होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे अगर लायन सेंचुरी है वहाँ पे, ठीक है, टाइगर सेंचुरी है, लेपर्ड सेंचुरी, कुछ भी है, तो वहाँ पे फिर डियर वियर भी होने चाहिए कि भैया शेर जिंदा कैसे रहेगा, कुछ खाएगा तभी जिंदा रहेगा या घास खा लेगा? नहीं खा सकता ना, तो घास भी लगाई जाएगी क्योंकि डियर घास खाती है। डियर समझते हो? हाँ, और हिरन, हाँ कितनी जानती है हिरन। ठीक है, अब हिरन वहाँ पालनी पड़ेंगी हमें, अगर खुद बनी है तो पहले ही होंगी, अगर वहाँ कम हो गई है तो हम हिरन डालेंगे उसके अंदर। ठीक है, क्यों हिरन डालेंगे कि शेर भाई साहब भाग भाग के हिरन पकड़ेगा, बॉडी मजबूत होगी भागने से उसकी। सेकंड थिंग, खाएगा पिएगा, मजा आएगा उसको, है ना, अरे उसको खाना देना पड़ेगा। तो मतलब खाली एक लायन को पालने के लिए हम लोगों को कितना
प्रोसीजर करना पड़ता है, या इन्वायरमेंट खुद ही करके बैठा होगा। तो ये क्या है, एक इकोसिस्टम है। ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जहाँ लैंड जो लैंड वाला इकोसिस्टम रहता है। इसके बाद आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो पानी के अंदर इकोसिस्टम है। पानी के अंदर भी तो एक इकोसिस्टम है, पानी भी तो एक इकोसिस्टम है। आप लोग पानी वाला इकोसिस्टम अपने घर लाते हो ना, एक्वेरियम। तो जो एक्वेरियम रहता है दैट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। उसके अंदर हम प्लास्टिक के प्लांट लगा देते हैं, ठीक है, मछली लगा देते हैं, मछली रख देते हैं ओरिजिनल वाली, तैरती रहती है इधर उधर, फूड डालना पड़ता है हम लोगों को रोज, है ना। तो ये हमने क्या बनाया है, एक मैन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं। फिर वहाँ पे एरेशन करने के लिए पंप लगाना पड़ता है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीटर लगाना पड़ता है। ये सब चीज़ें हम लोगों को आर्टिफिशियली मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन पौंड में ये सब चीज़ें करने की कोई जरूरत नहीं रहती, इन्वायरमेंट खुद करता है उसके साथ। आई बात समझ, इकोसिस्टम समझ आ गया। चले आगे, कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? चलो अच्छा, आपको पता प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स बोल सकते हैं, हैं, यस, ठीक है। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम के अंदर कौन कौन आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, नाम मत बताओ। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, हाँ, हर्बीवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। आप गलत बोल रहे थे, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आते हैं। कंज्यूमर कौन कौन है, फिर से बताओ। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हाँ, प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? प्लांट्स हैं। और कंज्यूमर? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनी ले लो, ओमनीजन, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस, कार्निवोर, ठीक है। ये सब अगर मिलते हैं तो बनते हैं कंज्यूमर। अब जब ये मर जाएंगे, देखो कैसे होता है। हर्बीवोरस जो रहता है वो प्लांट खाता है, ठीक है। हर्बीवोरस को खाता है कार्निवोरस या ओमनीवोरस। ओमनीवोरस को फिर से कौन खाता है? कार्निवोरस, कार्निवोरस। अब कार्निवोरस को तो कोई खा तो सकता नहीं है, ये मर जाते हैं, ये मर जाता है। मरने के बाद इसके ऊपर एक और ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम होता है डीकंपोजर्स। क्या नाम होता है? ये डीकंपोजर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये डीकंपोजर्स नहीं होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही किसी वेस्ट को डिग्रेड करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो सारे के सारे जितने ही वेस्ट होंगे वो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिवाइड होंगे ही, वो सारे खराब है हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेंगे। लेकिन क्योंकि डीकंपोजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए डीकंपोज कर देते हैं चीजों को। आई बात समझ में, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, ये सारा वो काम अच्छे से कर देते हैं, डीकंपोज कर देते हैं। चले आगे, ये बात कोई नई तो नहीं थी। तो अभी मैं कार्निवोर, ओमनीवोर, हर्बीवोर्स के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल बताऊं आपको, ठीक है। एक छोटी सी बात है, कुछ लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे ये तो लैंड वाली बात हो गई, लैंड के अंदर ये होता है, ये होता है, ये इसको खाता है, ये उसको खाता है, ये उसको खाता है। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है, ठीक है। तो हम लोग हैं पेज नंबर 218 पे, हम लोग हैं पेज नंबर 218 पे। 218 पे कहते हैं द प्लांटन्स आर वेरी माइन्यूट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द वाटर इन पॉन्ड, रिवर, लेक एंड ओशन। ये प्लांटन्स कौन होते हैं? ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, किसके ऊपर? एक्वेटिक बॉडीज के ऊपर, ठीक है, वाटर बॉडीज के ऊपर। करते क्या है ये? प्लांटन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। प्लांटन्स नाम सुन के प्लांट मत समझ लेना सीधे, मेरी बात कैसे समझो। प्लांटन्स सुन के ये मत समझना कि ये खाली प्लांट्स होंगे, ठीक है, कहानी में ट्विस्ट है, अभी मजा आएगा। प्लांटन्स होते कौन है? प्लांटन्स वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं। पानी कौन सा? घर वाला पानी, लेक, रिवर, वो वाला सब, क्योंकि घर में पानी के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन को सब साफ सूफ करके बेचते हैं हमारे को, ठीक है ना। घर वाले पानी में बहुत कम होंगे ये सब, ठीक है। लेकिन लेक है, रिवर है, ओशन है, ओशन की बात नहीं करने का, ओशन नहीं, ओशन के अंदर भी हो सकते हैं, ओशन के अंदर भी मान सकते हैं,
लेकिन अगर हम लोग बात करें पॉन्ड की, लेक की, रिवर की, ओशन की, तो उसके अंदर 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनका ओशन में फिर कौन क्यों होता है? जैसे आपने ओशन मना कर दिया। नहीं, ओशन में होंगे, क्यों नहीं होंगे, ठीक है ना, ओशन में होंगे। मैं इसकी कहानी आगे तक और भी बताऊंगा, एक बात क्लिक करे हाँ करके ना करे बताऊंगा। अभी होता क्या है प्लांटन्स का, ये प्लांटन्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तैर रहे होते हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, तो करेंगे क्या है कौन ये लोग। प्लांटन्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक का नाम होता है फोटोप्लांटन्स, एक का नाम होता है जूओप्लांटन्स, ठीक है। अब फोटोप्लांटन्स कौन होते हैं, कह रहे थे माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स। फोटो मतलब लाइट से जो अपना खाना वाना बनाता है, तो वो कौन है, फोटोप्लांटन्स। कह रहे माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर कॉल्ड फोटोप्लांटन्स। आई बात समझ, फोटोप्लांटन्स कौन है, जो प्लांट तैर रहे होते हैं, जैसे एल्गी वेल्गी देखते हो तुम लोग, तो वो फोटोप्लांटन्स के अंदर आता है। अब एल्गी को खाने कोई ना कोई आता है, तुमने जरा कभी किसी का नाम सुना है, मछलियाँ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताते हैं। कह रहे हैं जू प्लांटन्स कौन होते हैं, द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल फ्रीली फ्लोटेड ऑन वाटर आर कॉल्ड जूप्लांटन, ठीक है। जूप्लांटन कौन होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, दोज आर कॉल्ड जूप्लांटन। और आप अगर अपनी बुक में देखोगे बड़े चमकते हुए सितारे जैसे दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये सब माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं और ये जूप्लांटन्स की इमेजेस हैं, ठीक है। चले आगे। तो जूप्लांटन्स होते कौन है, दोनों में फर्क क्या है? वो भी सरफेस ऑफ वाटर पे रहते हैं, ये भी वाटर। बस उतना ही फर्क है जितना तेरे पास रहने वाले प्लांट में और तुझ में, बहुत फर्क है। प्लांट का फर्क है, तो इनमें भी तो वही फर्क है, फोटो प्लांटन प्लांट्स हैं, जूओ प्लांटन एनिमल्स हैं, ठीक है। और अब ये जूओ प्लांटन्स किस काम आते हैं, जूओ प्लांटन्स काम आते हैं फिशेस के, जो फिश कुछ खाते हैं वो इन्हीं को खाते हैं, ठीक है। चले आगे। अरे बाप रे, इतनी हल्दी कौन लगाता है, शादी कर रहे थे क्या इसकी, किसकी है? तेरी बुक है, शादी होगी तेरी, फिर बुक क्यों कर रहा है, वो पढ़ते समय भी अजीब लग रहा है, नहीं पढ़ा रहे वाला। अच्छा सुनो, डीकम्पोजर्स कौन होता है, डीकम्पोजर्स तुमने सुना होगा कि अगर हमारे पास एक खराब सेब है तो उसको सही सेबों के साथ नहीं रखने का है। क्यों नहीं रखने का है, क्योंकि सही सेब भी जो है वो खराब हो जाएंगे, है ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए। तो ऐसा होता क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं वो उड़ के उसके ऊपर जाएंगे और उसको भी खराब करना शुरू कर देंगे। चले आगे। जैसे फंगाई बैक्टीरियाज होते हैं, पता है ना आप लोगों को, चले। अच्छा अब आती है फूड चेन। फूड चेन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो देखो,